हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में उप सहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 प्रकार से अलग अलग वे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, हम IUPAC नामकरण की दुनिया में जाने से पहले वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन या उसके नियम को जान लें। तो चलिए सबसे पहले हम लिगेंड के बारे में जानें। तो देखिए, जो लिगेंड होता है वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होगा निगेटिव, दूसरा होगा पॉजिटिव और तीसरा होगा न्यूट्रल माने उदासीन। ठीक है, तो देखिए जनरली जो लिगेंड होता है ना वो इतने वे में मिलेगा, मतलब या तो लिगेंड ऋणात्मक हो सकता है या फिर लिगेंड पॉजिटिव मतलब धनात्मक हो सकता है या फिर उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो देखिए कब कैसा लिगेंड पाया जाएगा उसके आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। अब देखो लिगेंड जो होता है आपके पढ़ा होगा आपने कितने प्रकार से कौन कौन से लिगेंड होते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा लिगेंड निगेटिव होता है, कौन सा लिगेंड पॉजिटिव होता है, कौन सा लिगेंड उदासीन होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम IUPAC नाम कर रहे हैं और उस केस में हमारे पास लिगेंड आ गया निगेटिव। तो निगेटिव लिगेंड आ जाए तब आपको नामकरण कैसे करने हैं। तो देखिए यदि निगेटिव लिगेंड आ जाए तो उसके नाम के अंत में आपको ओ लगाना है। क्या लगाना है भाई? ओ लगाना है। कैसे? जैसे कि देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन जब IUPAC नामकरण करेंगे तो क्लोराइड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भैया? क्लोराइडो बोलेंगे। बात समझ आया? उसी प्रकार से फ्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्लोराइड को फ्लोराइडो बोलेंगे IUPAC नामकरण जब हम लिखेंगे। उसी प्रकार से साइनाइड है तो साइनाइड नहीं बोलेंगे, साइनाइडो बोलेंगे। इसी को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोराइडो ना लिख के क्लोरो भी बोल सकते हो, फ्लोरो बोल सकते हो या साइनो भी बोल सकते हो। ओके, तो यदि बहुत सारे निगेटिव लिगेंड है वो आपको याद रखना पड़ेगा और उन सभी लिगेंड के अंत में बस कुछ नहीं आपको ओ लगा देने हैं, तो उसका नामकरण इजली तौर पे हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से यदि हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड आ जाए IUPAC नामकरण के अंतर्गत, वैसे पॉजिटिव लिगेंड बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा, वैसे जनरली हम निगेटिव और उदासीन में ही जनरली देखते हैं। तो देखिए यदि मान लो आ गया धनात्मक लिगेंड आ गया तो उसके नाम के अंत में आपको EM लगाना पड़ेगा, IUM EM। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कुछ धनात्मक लिगेंड वैसे बहुत कम होते हैं, जैसे NO हो गया है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? नाइट्रोसोडियम बोला जाएगा। यदि NH2 NH3 पॉजिटिव है तो इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजीनियम बोला जाएगा। ठीक है, IUPAC नामकरण जब हम करेंगे तो इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा कि लिगेंड कैसा है। यदि लिगेंड पॉजिटिव होगा तो क्या लगाना है? EM लगाना है। चलिए नेक्स्ट, उसी प्रकार से यदि लिगेंड कैसा हो? न्यूट्रल आ जाए, उदासीन हो, उस केस में देखो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, कार्बनिक, अकार्बनिक और एक कुछ अपवाद। कार्बनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका कार्बनिक कहलाता है। और अकार्बनिक क्या? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अपवाद में कौन आएगा वो आगे पता चल जाएगा। तो देखिए कार्बनिक के अंतर्गत कौन कौन से लिगेंड आएंगे। यदि देखो कार्बनिक लिगेंड आता है, मैंने बताया ना कार्बनिक लिगेंड मतलब जिसमें क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो ऐसे लिगेंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उस केस में उसके नाम में हमको कोई भी चेंज नहीं करना है, वो जस के तस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो NH2 CH2 CH2 NH2, ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है एथिलीन डाइएमीन का, जिसको शॉर्ट रूप में EN बोला जाता है। अगर लिगेंड, अगर देखो हम कॉम्प्लेक्स में आपको IUPAC नाम पूछ दिया और वहाँ पर अगर लिगेंड हो गया EN इथाइलिन डाइएमीन, तब आप क्या करोगे? उस केस में यहाँ पर इसका नाम ऐसा ही रहेगा, नो चेंज। कहने का मतलब कोई चेंज नहीं, इथाइलिन डाइएमीन बोलते हैं इसको सिंपल फॉर्म में, तो IUPAC में भी इसको इथाइलिन डाइएमीन ही बोला जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर C6H63P है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो भैया इसका क्या नाम है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो जितने भी कार्बनिक लिगेंड, देखो कार्बनिक मतलब देखो कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, मतलब इसके जैसा नाम है जैसा बोला जाता है वैसा ही बोला जाएगा, इसमें कोई भी चेंज या कोई भी इसके लिए अलग से नियम नहीं है। तो इथाइलिन डाइएमीन है ना भाई, चलो इथाइलिन डाइएमीन हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरिडीन। देखो इस सबको शॉर्ट फॉर्म में इसी प्रकार से लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। इसको EN लिखा जाता है, इसको PS3P लिखा जाता है, इसको PY लिखा जाता है पायरिडीन को। तो इन सभी के नाम में कोई भी चेंज नहीं करना है, यदि वो कैसा लिगेंड हो? कार्बनिक न्यूट्रल लिगेंड हो। चलिए अब मान लीजिए अकार्बनिक लिगेंड हो। ठीक है,
तो जब अकार्बनिक लिगेंड होगा उस केस में उसके नाम के अंत में क्या जोड़ना है आपको, YL जोड़ना है। फॉर एग्जांपल देखो, अकार्बनिक लिगेंड मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये अकार्बनिक है ना भाई। तो CO को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्बोनिल। देखो अंत में क्या जुड़ा, YL। उसी प्रकार से NO इसको बोला जाएगा नाइट्रोसिल, YL अंत में। SO2 को बोला जाएगा सल्फ्यूरिल, YL। तो ऐसा लिगेंड मतलब वो न्यूट्रल तो होगा लेकिन कैसा होगा, अकार्बनिक होगा, मतलब उसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, कार्बन होगा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम उसको कार्बनिक नहीं बोलते हैं। ठीक है, दोनों होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा तभी हम उसको कार्बनिक बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, कार्बन है करके इसको कार्बनिक मत बोल देना, ये अकार्बनिक है। ओके, तो देखो जितने भी अकार्बनिक लिगेंड हो वो न्यूट्रल हो तो उस केस में हम उसके नाम के अंत में क्या लिखेंगे, YL लिखेंगे। इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे, यदि लिगेंड के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि अपवाद मैंने इसको इसलिए बोल दिया क्योंकि ये बाकी नियम को फॉलो नहीं करता है, इसका अलग ही स्वैग होता है। कहने का मतलब इसका थोड़ा अपना ही स्टाइल होता है और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बेहद वेरी वेरी IMP हैं। और हर हमेशा देखना जितना भी IUPAC नाम पूछा जाएगा उसमें ये एक न एक बार तो यूज़ होगा ही। ठीक है, तो इसको याद रखना और बहुत ही सरल है। तो H2O के लिए हम IUPAC नामकरण में क्या लिखेंगे, एक्वा बोलते हैं उसको। यदि NH3 हो तो उसके IUPAC में उसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है, इसका चार्ज 0 होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब उसी प्रकार से मेटल में भी कुछ उसके नियम होते हैं। केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन का नामकरण कैसे करना है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स दो प्रकार से हो सकता है, या बोला जाए जो आपके कंपाउंड दिया जाएगा वो दो प्रकार से होगा। जैसे कि देखो, यदि कॉम्प्लेक्स शुरुआत में हो और ये देखो काउंटर आयन जो बाद में होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। तो यदि कॉम्प्लेक्स शुरुआत में हो उस केस में जो भी शुरुआत में हो, चाहे वो काउंटर आयन हो या कॉम्प्लेक्स हो, जो भी शुरुआत में होगा वो प्लस चार्ज शो करेगा और जो बाद में होगा वो क्या होगा, आपका माइनस होगा। ओके, तो ध्यान देना, यदि कॉम्प्लेक्स शुरुआत में मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है, यहाँ पे सेंटर एटम होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखनी है। कब, जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, पॉजिटिव हो, उस केस में जो मेटल होगा उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अगर मान लीजिए काउंटर आयन पहले है और कॉम्प्लेक्स क्या है बाद में, उस केस में हमको पता है शुरू वाला क्या होता है, प्लस होता है, बाद वाला क्या होता है, माइनस। अब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, निगेटिव हो गया, माइनस हो गया। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उसके नाम के अंत में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि देखो कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे कि कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट है मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। फेरस है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। कॉपर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। कब, जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, माइनस हो। समझ में आ गया। यदि पॉजिटिव होगा तो कोई चेंज नहीं, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, फेरस का फेरस ही रहेगा, कॉपर का कॉपर ही रहेगा पॉजिटिव के केस में। लेकिन कॉम्प्लेक्स निगेटिव है मतलब चेंज होगा। कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिनके नाम पूरी तरीक़ा से बदल जाते हैं, है ना। निगेटिव के केस में यदि ये कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो कुछ लिगेंड ऐसे कुछ सेंटर एटम, केंद्रीय धातु कुछ ऐसे हैं जिसका पूरा पूरा नाम ही बदल जाएगा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेड, PB, ठीक है, इसको आप लेडेट नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, प्लम्बेट बोलेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से टिन, SN, इसको स्टेनेट बोलना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। गोल्ड, गोल्डेट नहीं बोल देंगे, इसको ऑरेट बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सिल्वर, इसको बोलेंगे अर्जेंटेट। बस इतना ही याद कर रख लेना है आपको क्योंकि यही जनरली पूछा जाता है पेपर में। तो आपको ये सब जो मेटल का नाम बोला ना वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा कुछ मेटल बेसिक, कुछ नियम बेसिक। अब चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। तो टोटल 8 टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ IUPAC के अंतर्गत। तो चलिए फर्स्ट टाइप हमारा है जब संकुल कैसा हो, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, धनायन हो। समझ में आ रहा है ना भाई, मैंने आपको बताया जो शुरू में यदि कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, और बाद वाला कैसा होता है, निगेटिव, काउंटर आयन है। ओके, अब हमको स्पष्ट समझ आ रहा है, शुरू में तो कॉम्प्लेक्स है मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इसका नाम कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब कभी भी आप नामकरण करोगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद सेंटर एटम का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा। ओके, चलिए भाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या होगा, हेक्सा एमीन। देखो भाई 6 है मतलब क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे, और NH3 को मैंने बोला
NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस केस में उसका नाम क्या होगा, एमीन होगा, तो हेक्सा एमीन। अब देखो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव वाला है, शुरुआत में है, इस कारण से इसके नाम के जो मेटल है उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। कोबाल्ट है यानी कोबाल्ट ही बोलेंगे। अगर वो निगेटिव होता कॉम्प्लेक्स है तब कोबाल्टेट बोलते। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा आपका, कोबाल्ट ही रहेगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखना रोमन लिपि में लिखा जाता है। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हूँ, जाकर पहले उसको सीख लें, बहुत ही सरल है, मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको समझाया है। तो अगर आपको नहीं आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो काउंटर आयन है तो Cl3 है, मतलब ट्राइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, चाहे वो 3 हो 2 हो कितना ही हो काउंटर आयन, आपको उसका नाम बस लिखना है। तो Cl है ना, Cl, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, क्लोराइड बोलते हैं, तो क्लोराइड आपको लिख देने हैं, ट्राइक्लोराइड नहीं होगा। बात समझ में आ गया। काउंटर आयन के केस में चाहे 2 हो 3 हो कितना ही हो, आपको उसके संख्या नहीं लिखनी है, बस उसका नाम लिखना है। क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया, बस सीधा सा, ठीक है। अब देखो मैंने बोला ना ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, जैसे कोबाल्ट का हमेशा सेंटर एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है, क्योंकि इसका पता नहीं रहता है, एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण शो करते हैं। तो जैसा है वैसा ही लिख दो कोबाल्ट का। प्लस NH3 का क्या होता है, उदासीन होता है, माने 0 होगा, तो 6 शून्य में 0 हो गया। प्लस क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, और कितने क्लोरीन है, 3, तो गुना में 3, तो 3 एकम 3। इस कारण से यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3 आया। ओके, चलिए और अच्छे से डिटेल से वहाँ से जाके आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो संकुल कैसा हो, ऋणायनिक। कब ऋणायनिक होगा भैया, जब ये क्या होगा, बाद में होगा। देखो शुरू में काउंटर आयन है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये जो संकुल है वो कैसा हो गया, ऋणायनिक हो गया। अब आपको समझना है, तो हमको पता है जो शुरुआत में होता है उसी का नाम पहले लिखते हैं, मतलब ये काउंटर आयन है ना आपका, शुरुआत में उसका नाम पहले लिखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। अब यहाँ पे वही बात आई, 3 है सर तो क्या ट्राई पोटेशियम लिखेंगे, नहीं, 3 हो 2 हो कितना ही हो, आपको संख्या नहीं दर्शानी है, केवल पोटेशियम है माने पोटेशियम। ओके, चलिए तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद हेक्सासाइनो एमीन कोबाल्टेट। अब यहाँ पे कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, निगेटिव है, बाद में है, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। ओके, 8 लगेगा तो कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा इसका, तो ये होगा इसका IUPAC नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, जब संकुल कैसा हो, आयनिक। आयनिक मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज, मतलब पहले से आपको प्रश्न में ऐसे दिया रहेगा 2 पॉजिटिव या 2 निगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव करके, तो वो आयनिक संकुल कहलाता है। ओके, तो पहले चलो हमको क्वेश्चन ऐसे गिवन है, अब हमको पहले ही पता चल गया ये संकुल कैसा है आपका, निगेटिव है, क्योंकि प्रश्न में दिया है, और आपको यही नियम फॉलो करना पड़ेगा, 2 निगेटिव है ना, इसमें आप काउंटर उंटर आए देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में पहले से ही क्या है, 2 निगेटिव चार्ज दिया है। अब हमको समझ में आ चुका है कैसे बनाते हैं, तो पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। कितना लिगेंड है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्टेट। क्यों कोबाल्टेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, निगेटिव है, तो इसलिए कोबाल्ट ना लिख के कोबाल्टेट होगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। और अंत में आयन लिखना बहुत ही जरूरी है, यदि पहले से यहाँ पे आयन दिए हुए हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, आयन लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आपको आयन लास्ट में लिखना ही पड़ेगा, यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा तब के केस में। ओके, उसी प्रकार से मैंने 2 पॉजिटिव कर दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका नाम हेक्सा एमीन। अब कोबाल्टेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा उसका नाम, कोबाल्ट होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कोबाल्ट 2 आयन हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। नेक्स्ट, चलिए अब टाइप 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे जब संकुल एक से ज़्यादा लिगेंड हो, ठीक है, मतलब संकुल के अंदर एक से, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जब संकुल में केवल एक ही लिगेंड था तब तो सीधा सीधा बना दिए। अब मान लो संकुल में एक से ज़्यादा लिगेंड आ गए, देखो यहाँ पे एमीन भी है और यहाँ पे क्लोरीन भी है, 2 लिगेंड है। इस केस में किस लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, वो हमारे पास एक समस्या बन जाती है। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली उसको प्रियोरिटी देनी है। कहने का मतलब देखो, NH3 एमीन, तो एमीन का शुरू अक्षर क्या है, ए है। क्लोरीन Cl,
तो क्लोरीन को सी से मतलब शुरू अक्षर क्या आता है CHLORINE, तो शुरू अक्षर क्या आता है सी। अब अल्फ़ाबेटिकली देखो कौन पहले आता है, तो सर ए पहले आता है, क्योंकि ए फिर बी फिर सी, मतलब अल्फ़ाबेट में जो शुरू अक्षर जो पहले आता है उसी को हम पहले नामकरण में लिखेंगे। मतलब एमीन पहले आता है ए, तो एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा। कितने एमीन है? 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन। उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखा जाएगा तो डाई क्लोरो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि नहीं इसके आगे काउंटर है, अगर आगे काउंटर होता तो निगेटिव हो जाता, बाद में होता तो पॉजिटिव हो जाता। उस केस में कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। तो कोबाल्ट लिख देते हैं और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता तो आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जब देखो टाइप 5 पे चले गए हैं ना। अब संकुल में बहुदंतुर लिगेंड हो। अरे ये बहुदंतुर लिगेंड क्या है सर? तो याद देखना, पहले मैं बहुदंतुर लिगेंड को आपको समझा देता हूँ। देखो बहुदंतुर लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें एक से, देखो लिगेंड तो एक होगा, लेकिन उसमें जो डोनर एटम है, जो दाता परमाणु है, वो क्या होंगे? 2। जैसे कि देखो ये आपका पूरा पूरा इथाइलिन डाइएमीन का स्ट्रक्चर है। इथाइलिन डाइएमीन का सूत्र होता है NH2CH2CH2NH2। ये पूरा एक ही लिगेंड है ना। तो इसमें 2 दाता परमाणु हैं। 2 दाता परमाणु कहने का मतलब देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, इधर इधर भी एक नाइट्रोजन है। और आपको पता है नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसको? मेटल को। ये नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? सेंटर एटम को। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सेंटर एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, तो हम समझ गए सर कि बहुतंतु लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसमें एक ही लिगेंड के द्वारा 2 डोनर साइड हो, ये द्विदंतुर कहलाते हैं। ठीक है, द्विदंतुर मतलब 2 डोनर एटम है। किसी बहुदंतु लिगेंड में 3 डोनर साइट होता है, किसी में 4 डोनर साइट होता है। ठीक है, तो अलग अलग डोनर साइट होते हैं। मतलब एक ही लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, मतलब जब कोई एक ही मेटल को 2 साइड से अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो ये बहुदंतु लिगेंड के अंतर्गत आता है। जैसे कि EN एक द्विदंतु लिगेंड है। अब हमको समझ में आ गया, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? आपके बहुदंतुर लिगेंड होंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा? EN। अब इस केस में EN कितने हैं? 2 है। तो क्या मैं इसको डाई इथाइलिन डाइएमीन बोलूँगा? क्या नहीं, बोलने में अटपटा लग रहा है, बार बार डाई डाई आ रहा है। तो याद रखना, जब बहुदंतुर लिगेंड हो या ऐसा लिगेंड हो जिसके नाम में डाई आए, ट्राई आए, टेट्रा आए, उस केस में हम वहाँ पर 2 है मतलब डाई, 3 है मतलब ट्राई, 4 है मतलब टेट्रा, ऐसा आपको नहीं लिखने हैं। तो क्या लिखने हैं सर? तो याद रखना, यदि 2 हो उस केस में 20 हो जाएगा, यदि 3 हो उस केस में ट्रिस लिखना है, यदि 4 हो उस केस में टेट्रा किस लिखना है। समझ आया? तो इसका नाम क्या होगा? अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 लिगेंड हैं, तो किसका नाम पहले लिखें? तो याद रखना, इथाइलिन डाइएमीन का शुरू अक्षर क्या आता है? ई से शुरू होता है, इथाइलिन, ETHY इथाइलिन। और क्लोरीन का शुरू अक्षर क्या आता है? C। तो आप ही बताओ पहले कौन आता है? ABC। तो C का नाम पहले लिखेंगे, मतलब क्लोरीन पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इथाइलिन डाइएमीन का नाम लिखा जाएगा। तो देखो इसका नाम कैसे हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो। मैंने बोला ना 2 के लिए क्या यूज़ करना है भैया? 20, क्योंकि ये लिगेंड कैसा है? बहुदंतुर लिगेंड है, तो 20। उसके बाद एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, तो जस का तस लिखते हैं। मैंने बताया था वो न्यूट्रल लिगेंड वाले केस में। ठीक है, कि कैसा लिगेंड अगर है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो ये देखो एथिलीन डाइएमीन ऐसा ही लिखा जाएगा, नो चेंज। उसके बाद कोबाल्ट का कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो टाइप 6 देखो, जब संकुल कैसा हो? उभय दंतुर लिगेंड हो। उभय दंतुर लिगेंड ये क्या है सर? तो चलिए इसको भी समझिए। उभय दंतुर लिगेंड को इंग्लिश में एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं बेटा। एम्बिडेंट लिगेंड वह लिगेंड होता है जब किसी एक ही एटम में 2 डोनर एटम तो होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक एटम के द्वारा ही मेटल के साथ बॉन्ड क्रिएट होता है। समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फर भी के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन इस केस में सल्फर ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे रहा है।
मतलब सल्फर के द्वारा ही बॉन्ड बनाया जा रहा है। इस केस में इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। अगर मान लो नाइट्रोजन के द्वारा बॉन्ड बनता मेटल के साथ, उस केस में इसका नाम हो जाता आइसोथायोसाइनेटो। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? तो एम्बिडेंट लिगेंड मतलब उसके पास दो डोनर साइड तो होंगे, लेकिन दोनों काम नहीं करेंगे। दोनों में से कोई एक ही अपना डोनर एटम किसी मेटल के साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया? एक आराम करेगा तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा आराम करेगा तो पहला बॉन्ड बनाएगा जी। सिंपल सा बात है, वो एम्बिडेंट लिगेंड है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड आ गया। अब इसका नामकरण का क्या नियम है सर, इसको भी बताइए। तो पहले आप ये देखो, दो लिगेंड है मतलब अल्फाबेटिकली देखना है, तो इसको एमीन बोलते हैं। एमीन का शुरू अक्षर ए, तो जाहिर सी बात है यही पहला लिखा जाएगा। ये तो थायोसाइनेटो है, तो इसका नाम तो टी से चालू हो रहा है। कहने का मतलब है हमारा आईयूपीएसी नाम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ट्राई एमीन। देखो ट्राई एमीन पहले लिखा जाएगा, ट्राई एमीन के बाद ट्राई थायोसाइनेटो, क्योंकि एसियन थायोसाइनेटो तो बोलते हैं। तो ट्राई थायोसाइनेटो के बाद अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। अब मैंने बोला बहुदंतु लिगेंड है मतलब कुछ तो डिफरेंट होगा भाई। तो ट्राईथायोसाइनेटो लिखने के बाद ना, जो डोनर साइड है, देखो शुरू अक्षर क्या, देखो इधर से देखना, इधर से है ना, शुरुआत में एस लिखा है मतलब थायोसाइनेटो। उस केस में यहाँ पे डेस एस करके दर्शाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ना उभयदंतु लिगेंड में, वो कौन बना रहा है? सल्फर बना रहा है। शुरू में सल्फर है ना भाई, तो सल्फर बना रहा है। तो यहाँ पे बताना तो पड़ेगा ना भाई कि हाँ भाई सल्फर बना रहा है करके। तो यहाँ पर डेस एस करके लिखेंगे, उसके बाद जस के तहत जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। फिर कोबाल्ट लिखेंगे, इसको ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, बस वेरी सिंपल। अगर मान लो NCS होता, उस केस में यहाँ पर आपको ट्राई आइसोथायोसाइनेटो लिखकर डैश एन बनाना पड़ता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो टाइप 6 पे चलते हैं। जब संकुल में एक से ज़्यादा सेंटर एटम हो, सेंटर एटम हो, कहने का मतलब केंद्रीय धातु यदि एक से ज़्यादा हो। ये कोई आपका कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में देखो हम अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, केवल एक ही मेटल पढ़ रहे थे, लिगेंड तो बहुत सारे थे, एक ही मेटल था। अब हम आप यहाँ पर देखो दो मेटल हो गए। ये देखो ये फेरस है, यहाँ पर भी फेरस है। तो एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर दो मेटल होंगे, उस केस में उसका नामकरण कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नामकरण आप साइड में ऐसे निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? तो देखिए H2O है तो 4 शून्यम शून्य, तो वैसे ही हो जाएगा। फेरस कितने हैं? 2, तो 2x लिख लो इसको, प्लस हाइड्रोक्सिल कितने हैं? 2 है, और एक हाइड्रोक्सिल पे चार्ज कितना आता है? -1। इस प्रकार से, और ये तो जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे तो नहीं बन पा रहा है, मेरे से लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप अलग से इसको रफ कार्य में बना लेंगे। अदरवाइज लिंक तो दिया हूँ नीचे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका नामकरण कैसे करने हैं आपको, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा, फेरस है तो फेरस आ जाएगा। फेरस का ऑक्सीडेशन निकालने पर कितना आएगा पता है? 3 आएगा, आप निकाल के देख लेना। अब यहाँ पे देखो, ये जो इस प्रकार से जो लिगेंड है ना, उस लिगेंड को ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड मतलब सर ब्रिज का काम करेगा, पुल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार के मेटल है ना इधर, तो दोनों मेटल को जोड़ने के काम दोनों मेटल को जोड़ने के लिए जो लिगेंड यूज होता है, उस लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंट, एम्बिडेंट बोलता हूँ, ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। इस लिगेंड को क्या बोला जाएगा? ब्रिज लिगेंड। पुल निर्माण कर रहा है दोनों को जोड़ने का, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। इस प्रकार के लिगेंड का नाम आप म्यू से दर्शाएंगे। देखो म्यू, वो यू दिखाई टाइप का दिखाई दे रहा है, ये म्यू है। ठीक है, तो इसका नाम जब लिखेंगे ना, तो देखो यहाँ तक तो सिंपल सा लिख लोगे आप, टेट्रा एक्वाफेरस। उसके बाद म्यू करके दर्शाना है। क्यों? क्योंकि अब जोड़ रहा है इस वाले मेटल को। ठीक है, तो म्यू, उसके बाद डैश लगाना है, ऐसा हाइफन डैश। तो डैश के बाद अब देखो कितने ब्रिजिंग लिगेंड है भाई, यहाँ पर 2 ब्रिजिंग लिगेंड है। इस कारण से यहाँ पर क्या लिखेंगे? डाई। OH लिगेंड का नाम क्या है? हाइड्रोक्सो, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सो बोलेंगे। हाइड्रोक्सो क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले कि निगेटिव यदि लिगेंड है, उस केस में उसके नाम के अंत में क्या लगाना है आपको? O लगाना है। इस कारण से हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्सो बोलेंगे, O लगाएंगे। तो हाइड्रोक्सो बन गया। उसके बाद फिर से इसका नाम लिखो। ये अभी तक देखो, अभी तक तो केवल इसका नाम लिखे थे, है ना। अब किसका नाम लिखना है? अब इसका नाम लिखना है। तो क्या होगा? तो इसका नाम लिखने के बाद देखो यहाँ तक म्यू डाई हाइड्रोक्सो लिखने के बाद इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा फेरस, जैसे इसका नाम हुआ था सेम टू सेम, है ना। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। उसके बाद ये लिख लो आप, क्या है? नाइट्रेट। 4 नाइट्रेट, मतलब टेट्रा नाइट्रेट नहीं करना है बच्चा, यहाँ पर नाइट्रेट ही आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला
समझ में आया होगा ब्रिजिंग लिगेंड का। अब चलिए एक लास्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 4। ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, कभी आ जाएगा पेपर में तो आपको बना सकते हो। तो देखो, जब संकुल कैसा हो, अम्लीय हो, ये हम पहली बार सुन रहे हैं सर, अम्लीय क्या होता है? तो भैया अम्लीय कब होता है? जब वो H पॉजिटिव देता है। और आप ही देखो, ये जब कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलेंगे तो H पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? हाँ देगा सर, क्योंकि क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या है? H है। यदि कभी भी कॉम्प्लेक्स इस टाइप से आ जाए, मतलब शुरुआत में जो काउंटर आयन है वो H हो, मतलब समझ जाना वो लिगेंड या वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? अम्लीय है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा है? अम्लीय है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा है? अम्लीय है। बात समझ आ गया? कब? जब शुरुआत में काउंटर आयन कैसा हो? H हो। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसका नाम जैसे करते हैं वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। वो कैसे होगा समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सासाइनो, जैसे लिखते हैं। उसके बाद हम इसको क्या प्लेटिनेट बोलेंगे क्या? नहीं। यदि कॉम्प्लेक्स अम्लीय है, उस केस में जो सेंटर एटम होगा, केंद्रीय धातु, उसका नाम इक जोड़ेंगे। उसके नाम में के अंत में क्या जोड़ेंगे? इक। मतलब प्लेटिनम का क्या हो जाएगा? प्लेटिनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनिक। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता ही है, तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पता नहीं है मतलब निकालना पड़ेगा भाई, कैसे निकालते हैं वो पता करना पड़ेगा आपको, नीचे लिंक है। तो हेक्सासाइनोप्लेटिनिक 2, लास्ट में आपको अम्ल लिखना है। ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अम्ल लिखना ही पड़ेगा आपको। क्यों अम्ल लिखना पड़ेगा भैया? क्योंकि संकुल अम्लीय है ना भाई, तो बताना तो पड़ेगा सही अम्ल है करके। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो पेमेंट। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़।